Hello, all my dear students. Welcome back to our YouTube channel नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी काउंसलिंग शुरू हुई है उससे रिलेटेड जो फर्स्ट राउंड हमें प्रोसीड करना है उसकी जो एलिजिबिलिटी है प्रोसेस है, ठीक है, जो भी है उसका हम कंप्लीट डिटेल इसमें डिस्कस करने वाले हैं। किसका? फर्स्ट राउंड का। तो चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। बीएससी नर्सिंग CNET 2023 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग 2023 की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे आइए देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी फीस, सीट कंफर्मेशन फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, सिक्योरिटी फीस क्या है, सीट कंफर्मेशन फीस क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारी वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हमारी नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। चलिए तो ये है हमारा फर्स्ट राउंड, जो हमारा फर्स्ट राउंड है काउंसलिंग का, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारी एलिजिबिलिटी है और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन लिस्टेड एज क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग इन द रिजल्ट notification will be able to participate in counseling subject to fulfilling the eligibility criteria as prescribed in examination information browser। देखिए वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और उनके रिजल्ट में, ठीक है, उनके रिजल्ट में लिखकर आ रहा है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, वो सभी बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। तो जिन बच्चों का अभी तक डाउट था कि हम किस राउंड में काउंसलिंग कराएं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, या हम काउंसलिंग करा सकते हैं या नहीं, तो उनका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि सभी बच्चे जिनके भी रिजल्ट में लिख के आ रहा है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, वो बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग विल बी डन बाय कैंडिडेट थ्रू द ऑफिशियल CNET 2023 वेबसाइट www.abvmuup.edu.in, ठीक है। तो ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है जिस पे हम CNET 2023 की जो काउंसलिंग कराएंगे उसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपकी जो काउंसलिंग होगी वो पूरी होगी, ठीक है। तो इसी वेबसाइट को जाकर हमें अपने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट स्टेप, चलिए स्टेप्स देख लेते हैं। चलिए तो हम हमारे स्टेप्स को देख लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग थ्रू एग्जिस्टिंग लॉगिन इन सेम एज यूज द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। To log in to portal, candidates should visit www.abvmuup.edu.in and log in using their CNET registration ID and DOB। देखिए आपको वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। सेम जैसे आप अपना फॉर्म जब भरे थे तब लॉगिन करते थे उसी तरीके से आपको लॉगिन करना है। किसके थ्रू करना है? आपको लॉगिन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी आपको CNET 2023 की रजिस्ट्रेशन ID और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल इंफॉर्मेशन लाइक कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एड्रेस विल बी ऑटोमेटिकली प्री-फिल्ड एज सबमिटेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग CNET 2023 रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होते हैं जैसे कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है, उसकी कैटेगरी है या सब कैटेगरी है, जो एड्रेस है, वो ऑलरेडी वहाँ फिल हो जाएगा। जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन 2000 CNET 2023 का जब रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है, जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराया था तब आपने जो फिल करी थी वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहाँ फिल होके आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु हैड मार्क्ड अपीयरिंग in 12th standard 10+2 board examination during the application process have to update 10+2 marks।
देखिए वो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था तब उनका रिज़ल्ट नहीं आया था, ठीक है, तो उन्होंने अपने जो 12th के मार्क्स थे वो नहीं चढ़ाए थे उसमें, तो अब उनको अपडेट करना है और अब सभी का रिजल्ट आ चुका है, तो जो 10+2 के जो नंबर हैं वो आपको अपडेट करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स विल ऑल्सो हैव टू अपलोड हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट मार्कशीट डैश स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, सभी के पास होगी। अब 12th की मार्कशीट का इशू हो सकता है कि अभी मार्कशीट नहीं आई है बोर्ड से, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भी आप अपलोड कर सकते हैं, मतलब जो आपकी इंटरनेट की जो रिज़ल्ट कॉपी होती है उसको आप इसमें लगा सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप बिना मार्कशीट के इसको प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने ऑप्शन दिया है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी 12th का रखा था पिछले ईयर और उनने ड्रॉप लेके की तैयारी की है, तो उनके लिए तो ठीक है कि वो मार्कशीट अपलोड कर देंगे, लेकिन जिन्होंने बच्चे ने इसी साल 12th की है उनके लिए वो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स लगा सकते हैं, मतलब जो इंटरनेट की कॉपी होती है हमारे रिजल्ट की वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू अपडेट दियर डोमिसाइल स्टेटस उत्तर प्रदेश स्टेट, यस नो, माइनॉरिटी स्टेटस क्रिश्चियन जैन मुस्लिम नॉट एप्लीकेबल, डिटेल्स आर अपलोडेड द सर्टिफिकेट्स फॉर। देखिए कैंडिडेट को क्या करना है, अपनी डोमिसाइल जो है वो अगर उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश के लिए यस करना है, नहीं है तो नो करना है। माइनॉरिटी स्टेटस की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर कोई क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है या, ठीक है, तो ऐसे जो हैं इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और सर्टिफिकेट्स क्या हो सकते हैं, डोमिसाइल स्टेटस हो सकता है अगर एप्लीकेबल है, अगर आपको लगाने की ज़रूरत है या आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। माइनॉरिटी स्टेटस इफ़ एप्लीकेबल अगर ज़रूरत है, ठीक है। कैटेगरी सब कैटेगरी एप्लीकेबल है, मतलब अगर आपके पास है, आप उस चीज़ से बिलोंग करते हैं तो आप उन चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट कैन ऑल्सो अपडेट दियर जेंडर इन्फॉर्मेशन इफ फिल्ड रॉन्ग इन द फॉर्मेट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। वो कैंडिडेट जिनकी जेंडर प्रॉब्लम हो गई थी, जेंडर प्रॉब्लम मतलब आपने जब फॉर्म भरा था तो आपने जो जेंडर था उसको गलत कर दिया था, तो अब उसको यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का ऐसा कुछ हुआ था वो जब अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करें तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर लें कि कोई अगर गलती जो अपडेट करने का ऑप्शन है उसको अपडेट कर लें, मतलब जो जेंडर है वो अपडेट हो सकता है तो उसको अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट ए 500 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल। जो कैंडिडेट को जो फीस डिपॉजिट करनी है वो क्या क्या है देख लीजिए। 5000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के तौर पर, जो कि क्या होंगे, नॉन रिफंडेबल होंगे, मतलब आपको वापस नहीं मिलेंगे। 500 रुपये सबसे पहले आपको जमा करने हैं ऑनलाइन मोड से। 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद सेकेंड 5000 एज काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस, 5000 रुपये आपको पे करने हैं ऑनलाइन मोड से ही, जो क्या होंगे, रिफंडेबल होंगे, ठीक है। यहाँ दे रखा है बोथ फीस बिल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन थ्रू अ सिंगल पेमेंट ऑफ 5500, ठीक है। ये जो दोनों फीस हैं वो एक साथ डिपॉजिट होंगी 5500 रुपये के तौर पर, और जो होंगी वो ऑनलाइन ही डिपॉजिट होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ीस को पे कर देंगे। आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्टिंग कॉलेजेस एज पर दियर चॉइस एंड सेव इट। इतना प्रोसेस करने के बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन खुल जाएगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कैंडिडेट अपनी अकॉर्डिंग, अपनी विश और अपने कॉलेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं और उसको भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप एक कॉलेज भरें, दो कॉलेज भरें, आप अनलिमिटेड ऑफ चॉइसेस को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कैंडिडेट से कि आप कॉलेज की जो सिलेक्शन है वो उन्हीं कॉलेज को भरिए जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अदरवाइज़ किसी भी फालतू कॉलेज को फिलअप मत करिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप जिन भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, आप अपने अकॉर्डिंग भरिए, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। अब हमारा यहाँ पे थर्ड चीज़ शुरू हो जाती है, जो आपने चॉइसेस भरी हैं, ठीक है, और फिर
उनकी एक्सेप्टेंस होगी, उनके अकॉर्डिंग सीट मिलेगी और आगे एडमिशन प्रोसेस होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। The online seat allocation portal will be allow the candidate to make choice of college and arrange them in desired order of preference। जो ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल है वो खुल जाएगा और कैंडिडेट्स को अलाउ करेगा। कैंडिडेट्स में कर सकते हैं क्या, अपनी चॉइसेस के, अपनी कॉलेज की जो चॉइसेस हैं उनको अरेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। द कैंडिडेट्स विल मेक एनी नंबर ऑफ चॉइसेस कैन एडिट एंड रीऑर्डर विद इन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। कोई भी कैंडिडेट कितनी भी चॉइसेस फिल कर सकता है, उनको एडिट कर सकता है कभी भी, और अपने और रीऑर्डर भी कर सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपको नोटिफिकेशन में टाइम दिया है कि चॉइस फिलिंग का टाइम इस डेट से इस डेट तक है, उस बीच में आप कभी भी अपनी चॉइस को रीऑर्डर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दे आर एडवाइज टू फिल एज मैनी चॉइसेस टू अवॉइड रिजेक्शन इन एडमिशन। ये यूनिवर्सिटी का कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को फिल करिए जिससे कि आप जो है अपना एडमिशन पा सकें, लेकिन मैं कहूँगा कि आप उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करिए जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द काउंसलिंग पोर्टल विल बी ओपन फॉर डेट्स एज पर शेड्यूल। जो काउंसलिंग का पोर्टल है वो तब तक ओपन रहेगा जैसी डेट्स उसमें दे रखी हैं शेड्यूल में, और डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर डेट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लास्ट से लास्ट, जिसमें हमने डेट्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, द चॉइसेस आर मेड बाई कैंडिडेट शुड बी सेव्ड बाई द कैंडिडेट बिफोर लॉग आउट। देखिए, आप जो चॉइसेस फिल करेंगे उनको सेव जरूर कर दीजिएगा लॉग आउट करने से पहले, नहीं तो आपकी जो चॉइसेस हैं वो लॉक नहीं हो पाएंगी। तो जो भी आप चॉइस प्रेफरेंस रखें, जो भी सीरीज़ बनाएं या जो भी प्रेफरेंस रखें, उसको सेव जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स कैन मेक चेंजेस इन सेव्ड प्रेफरेंस चॉइसेस एज मैनी टाइम्स एज ही विश। देखिए, आप सेव करने के बाद भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं जब तक आप चाहें तब तक। ठीक है, लेकिन डेट लास्ट डेट से पहले तक, क्योंकि लास्ट डेट के बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा उसमें चेंज करने का। The preferred choices will be automatically logged on the last date and time specified in the schedule। और जो आपकी जो प्रेफर्ड चॉइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी, आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको चॉइस फिलिंग का टाइम एंड होगा और वो आपकी चॉइसेस जो है वो लॉक हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दियर चॉइस आफ्टर लॉकिंग ऑन लास्ट डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। जो कैंडिडेट चॉइस लॉक होंगी, ठीक है, जो चॉइस आप अपनी भरेंगे उनका जो एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है ना उससे पहले, तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन कौन से किस प्रेफरेंस में ऑर्डर सेट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द सीट अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू चॉइस मेड बाई कैंडिडेट एज लॉक्ड। जो सीट अलॉटमेंट है कैंडिडेट को स्ट्रिक्टली मेरिट के बेस पे मिलेगी या मेनली मेरिट के बेस पे ही मिलेगी, और अकॉर्डिंग टू चॉइस मेड बाय द, और उस बेसिस पे जिस बेसिस पे आपने चॉइस को लॉक किया है। नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट शुड लॉग इन टू द पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीट अलॉटमेंट ऑन 25 जून 2023। सभी कैंडिडेट्स को अपने पोर्टल पर लॉगिन करना है। ठीक है, किसके लिए, सीट अलॉटमेंट को चेक करने के लिए, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपकी सीट अलॉटमेंट का क्या रिजल्ट रहा है। तो कब करना है उसको, 25/6/2023 को, फर्स्ट राउंड वालों के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द राउंड 1 आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द पोर्टल एंड चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शन विद इन डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। देखिए, जिन कैंडिडेट्स को जो सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1 में, तो उनको एक चीज़ और करनी है, अपने पोर्टल को लॉगिन करना है, जो उनका पोर्टल है उसको लॉगिन करना है, एंड चॉइस एनी वन ऑफ द, यहाँ वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, लेकिन ये करना कब है, विद इन द डेट, और करना भी कंपलसरी है। तो ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। देखिए, वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया तो उन ऑप्शन दे रखे हैं एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, ऑप्शन 1 को एक्सेप्ट करिए, जिसका मतलब है एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट, मतलब जो सीट मिली है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन दूसरे जो ऑप्शन 2 है उसका क्या है, एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट, जो सीट अलॉट हुई है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। और वो क्या चाहते हैं कि अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पे आपका डेक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग।
ठीक है, या जो आपको जो सीट मिली है उसको आप डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब छोड़ रहे हैं और दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे 3 ऑप्शन आपसे पास होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्या सही लग रहा है उस टाइम और आपके लिए क्या ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे आप बढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दे रखा है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देख लेते हैं क्या है। Failure to log in and selecting an option after seat allocation within the date and time specified in schedule will lead to 45 of allotted seat and security money of 5000। देखिए, मैंने कहा था आपको ऑप्शन चूज़ करना बहुत कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वो नोटिस दिया कि अगर आप लॉग इन कर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आपको सीट एलोकेशन हो जाए उसके बाद और विद इन टाइम, तो जो आपकी जो 5000 रुपये जो सिक्योरिटी मनी जमा हुई थी वो वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग और उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है, all the candidates who are allotted seat and exercised option 1 and 2 mandatory required to deposit seat confirmation fees 40,000 rupees to ABBMU UP through online challan transfer mode. This amount will be transferred to allotted college and adjusted against tuition fees after completion of all राउंड्स काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए, जब आपने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 चूज़ कर लिया है, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में क्या है, तो उसके बाद आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस देनी होगी 40,000 रुपीज़। सीट कन्फर्मेशन फ़ीस 40,000 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। ठीक है, कहाँ पर? ABMU में, ABMU यूपी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू अलॉटेड कॉलेज। ये जो आपका अमाउंट है वो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें भेज दिया जाएगा। एंड एडजस्टेड अगेंस्ट ट्यूशन फीस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। और ये जो आपका 40,000 रुपये अमाउंट जमा होगा, ये आपका, इसको आपको, ये अमाउंट जो है आपके अलॉटेड कॉलेज में आपकी फ़ीस में ऐड कर दिया जाएगा। ये कोई ऐसा अमाउंट नहीं जो यूनिवर्सिटी आपको वापस नहीं करेगी, ये अमाउंट आपके कॉलेज में ही जाएगा जो कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है। बस ये सिर्फ अमाउंट इसलिए है कि जो आपकी उस कॉलेज में सीट जो है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है 40,000 रुपीज़ का, ये आपका कॉलेज में फ़ीस में ऐड हो जाएगा। आप, कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे, पर्सनली भी पूछा था कि किसी कॉलेज की तो फ़ीस इतनी है नहीं, तो फिर ये फ़ीस, तो आप उसके लिए कतई परेशान ना हो, वो यूनिवर्सिटी का काम है, उसको यूनिवर्सिटी करेगी। जो भी कॉलेज की जैसी फ़ीस होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस एडजस्ट की जाएगी, आपका पूरा अमाउंट कॉलेज जाएगा, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल कतई परेशान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर डिपॉजिटिंग seat confirmation fees, candidate is required to report in person to allocated college for admission process within the date and time specified in the schedule। देखिए, आप जब आप सीट कन्फर्मेशन फ़ीस को डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद आपको कॉलेज जाना होगा, अपने जो आपको कॉलेज मिला है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज जाना होगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के लिए गिवन टाइम, जो टाइम दे रखा है उसी के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, अगर उसके बाद जाते हैं आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है और आपका जो अमाउंट है वो 45 मतलब जब्त कर लिया जाएगा, वापस नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो एडमिशन की जो डेट है उसी दोनों डेट के बीच में ही आप एडमिशन के लिए जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे एडमिशन डैश एडमिनिस्ट्रेटिव फीस ऑफ 2000 इन कॉलेज विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट टोटल फ़ी। ठीक है, आपको कॉलेज जाने के बाद वहाँ पर एडमिशन फ़ीस या एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस देनी है 2,000 रुपये। ठीक है, वो भी आपकी टोटल जो फ़ीस होगी उसमें ऐड हो जाएगी। इन केस कैंडिडेट लीव चेंजेस द अलॉटेड कॉलेज इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, द एडमिशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस है वो आपकी वापस नहीं की जाएगी, वो कॉलेज के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, वो बच्चे जो इतना प्रोसेस करने के बाद भी कॉलेज छोड़ना चाहते हैं या उस कॉलेज में सीट नहीं लेना चाहते हैं, अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके जो 2,000 रुपये हैं जो उन्होंने कॉलेज में जमा किए जाके, वो आपके वापस नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। इसलिए आप पूरा प्रोसेस जब भी करें तो बहुत सोच समझ के करिए कि हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं। ये चीज़ आप शुरू से ही सोच के चलिए, जब चॉइस फिलिंग करते हैं तभी सोच के चलिए कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे या नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी आपके साथ, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
The candidates are required to carry original certificates along with one set of self-attested photocopy document certificate at time of reporting to college. देखिए कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और फोटोकॉपी ले जानी है। आई थिंक आप तीन तीन सेट जरूर बना लीजिएगा सभी कागज़ के, ठीक है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट प्रिपेयर करके ले जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉलेज विल बी वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट, अपडेट द सेम थ्रू कॉलेज पोर्टल। इफ़ एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड, if all eligibility criteria are fulfilled and verified, a duly signed provisional admission letter will be provided to candidate by the college. आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो कॉलेज पोर्टल पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है, या वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट। अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटी पूरी होती हैं तो फिर आपको कॉलेज की तरफ से एक डली साइन किया हुआ, मतलब नॉर्मल एक एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको कन्फर्मेशन आएगा अब आपका यहाँ पे एडमिशन कन्फर्म है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है यहाँ पे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस एट द कॉलेज। जो आपके ओरिजिनल जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप तभी कॉलेज में सबमिट करें जब आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उसका ये हमको लिस्ट दे रखा है पूरा। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्ट वन सेट ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट द अलेटेड कॉलेज। जो आपको अलेटेड कॉलेज में ले जाने हैं वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला है प्रोविजनल, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे उसको ले जाना है, ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, आपको 5 फोटो ले जानी है कॉलेज में, ठीक है, कैसी, वाइट बैकग्राउंड वाली, जिनका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। फी डिपॉजिट रिसिप्ट 40,000, जो आपने 40,000 रुपये फ़ीस जमा की है सीट कन्फर्मेशन फ़ीस, उसकी जो रिसिप्ट है वो आपको ले जानी है, जो कि आपकी जब ऑनलाइन पे करेंगे तो आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, उसको प्रिंट करा के रख लीजिएगा, वो आपको ले जानी है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो आईडी प्रूफ, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सीटीसी। आपको एक फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिल किया था तो एक आपने एक वेरिफिकेशन सीट भरी थी जिसमें आपने अपना साइन किया था और अपने 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताए थे और एक सेंटेंस को भरा था। तो उस सीट को या उस सीट की जो फोटोकॉपी अगर आपके पास हो तो उसको ज़रूर ले जाना है, ठीक है, ये कंपलसरी बताया है। नेक्स्ट पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ 12th क्लास, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपको मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 12th, जो जिन्होंने बच्चों ने अभी 12th किया उनकी मार्कशीट नहीं आई होगी तो उन बच्चों को क्या ले जाना है, अपने मार्क्स का स्टेटमेंट, जो इंटरनेट से जो मार्क्स की कॉपी निकलती है उसको लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए आपको एक ऐसी सर्टिफिकेट लेके जानी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ शो कर रही हो, तो ऐसी हमारी 10th की मार्कशीट होती है क्योंकि 10th की मार्कशीट में हमारी डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है, ठीक है, तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास 12th माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। क्लास 12th का आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर टीसी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर टीसी। और नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना है जो कि हम अपने आप पास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे बनवा सकते हैं, जो कि हमारा सीएमओ साइन करेगा, या हो सकता है ये आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने, वो आप पता कर लीजिएगा, मोस्टली इन्हीं 2 जगह पे बन सकता है, तो उसको भी बनवा के रख लीजिएगा जो कि आपको कॉलेज में देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया है, अगर वो आप पर वैलिड होते हैं तो आपको ले जाने हैं, देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST या SC से बिलोंग करते हैं तो आपको ST और SC का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, जाति प्रमाण पत्र, वो ले जाना है। अगर आप OBC और EWS से हैं तो आपको OBC और EWS सर्टिफिकेट ले जाना है, जो कि कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, आफ्टर 1 अप्रैल 2023। उससे पहले का जो आपका होगा वो वैलिड नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा सर्टिफिकेट ना लेके जाएं जो वैलिड ना हो। इसलिए अभी जिन बच्चों ने नहीं बनवाया है वो आज भी बनवाने डाल दीजिए, तो भी 4-5 दिन में बन जाएगा आपका, ठीक है।
द कैटेगरी शुड बी मेंशन्ड इन लिस्ट ऑफ OBC NL ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये तहसील से बनता है, आपका जनसेवा केंद्र से बन जाएगा, ठीक है, जो कि तहसील से फॉरवर्ड होता है, तहसील को फॉरवर्ड होता है, फिर वहाँ से आपका वेरीफाई होके आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD सर्टिफिकेट। अगर कोई भी PWBD का जो सब कैटेगरी का है तो उसको जो क्या है कि एक मेडिकल बोर्ड से मेंशन प्रोस्पेक्टस जो है ना वो लेके जाना है, एक सर्टिफिकेट आता है इनका PWBD का, ठीक है, पर्सन विथ बैकग्राउंड डिसेबिलिटी, तो वो आपका होना चाहिए आपके पास अगर आप पे वैलिड होता है तो। ऑप्शन डी हमारा पॉइंट नंबर डी, मतलब चौथा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिन बच्चों की सब कैटेगरी थी फ्रीडम फाइटर, ठीक है, तो उन बच्चों को क्या ले जाना है, वो सर्टिफिकेट ले जाना है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। वैलिड एक्स सर्विसमैन ESM सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और जो जिन बच्चों की सब कैटेगरी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने फिल की थी उनको ESM सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और जिनकी सब कैटेगरी NCC थी उनको सर्टिफिकेट, ठीक है, C सर्टिफिकेट विद ग्रेड B इशूड बाई बटालियन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर NCC। जो उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है जो उनकी बटालियन के द्वारा, उसको लेके जाना है। ऑप्शन लास्ट, मतलब लास्ट पॉइंट है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्रिश्चियन जैन मुस्लिम वेयर एप्लीकेबल फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे वैलिड होता है, वहाँ आपको ये लेके जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज इन अलॉटेड सीट द काउंसलिंग सिक्योरिटी 5000 विल बी फोर्टिफाइड। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो जो आपके 5000 रुपीज़ जमा हुए थे सिक्योरिटी फीस, वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी में ले लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। After the completion of round 1 of the counseling, the candidate will be eligible for seat upgrade reshuffle in round 2 counseling if any candidate reshuffles their existing seat। पहले राउंड की जो काउंसलिंग है उसको कंप्लीट होने के बाद कोई भी कैंडिडेट अगर हर कैंडिडेट एलिजिबल होगा फॉर सीट अपग्रेडेशन एंड सफल इन राउंड 2, अपनी सीट को अपग्रेड करने के लिए और राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। इफ़ एनी कैंडिडेट रिसफल दियर एग्जिस्टिंग सीट, अगर कोई भी कैंडिडेट रिसफल करता है अपनी जो सीट मिली है उसको एंड गेट्स न्यू अपग्रेड सीट इन राउंड 2, और उसको नई सीट मिलती है राउंड 2 में, तो उसकी जो पहली अलॉटेड सीट थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन अपग्रेड सीट ऑफ राउंड 2 काउंसलिंग। फिर कैंडिडेट को राउंड 2 की जो सीट अलॉट है उसमें एडमिशन लेना मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ कैंडिडेट सीट्स इज़ नॉट अपग्रेडेड रिसफल्ड इन राउंड 2 काउंसलिंग हिज और हर राउंड 1 अलॉटेड सीट विल बी रिटर्न। अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 2 में अपग्रेड करने पे सीट अलॉट नहीं होती है या, ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो एज इट इज़ रिटर्न रहेगी, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट पॉइंट है द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 विदाउट पेइंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 500। देखिए, जो कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट नहीं मिलती है, ठीक है, राउंड 1 में आपने चॉइस फिल किया, आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली। उन कैंडिडेट्स को राउंड 2 के लिए कुछ पे नहीं करना है, वो डायरेक्टली राउंड 2 में पहुंच जाएंगे और उनको कोई भी फीस जमा नहीं करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स समझ आए होंगे, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, और वो सारी जो फ़ीस आपसे लगनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी फ़ीस और एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस और सीट कंफर्मेशन फ़ीस, ये 4 फ़ीस हैं जिसका अमाउंट है, एक का है 500, एक 5000, एक 40,000, एक 2000। तो जो 500 रुपीज़ हैं वो आपके वापस नहीं होंगे और जो 5000 रुपीज़ हैं वो आपके एडमिशन होने के बाद आपके वापस हो जाएंगे, आपके उस अकाउंट में वापस आ जाएंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम लगाया होगा। नेक्स्ट जो आपके 40,000 रुपीज़ है की जो अमाउंट है वो आपकी फ़ीस में ऐड होगी, आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे, और 2000 रुपीज़ जो होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फी, वो भी आपकी फ़ीस के अमाउंट में ऐड हो जाएगी। तो आई होप आपको सभी पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। और जो टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।